हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में है या 12th में है उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं एक टॉपर की कॉपी लेकर आया हूँ। देखो, लिखते तो सभी हैं लेकिन कभी सभी को पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलता और सभी टॉपर नहीं बन पाते। आज की इस वीडियो में जो ट्रिक बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, जो टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा, ये कॉपी में जांच करके लाइव आपके सामने दिखाने वाला हूं कि कैसे बच्चा पूरा में पूरा नंबर लेकर आता है। 100 में 100 कैसे लेकर आएगा, 70 में कैसे नंबर लेकर आएगा। आप कहोगे कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो मेरे तो नंबर बोर्ड एग्जाम में कटेंगे, लेकिन आज उसकी ट्रिक बता दूंगा कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब से भी खराब है तो भी आपकी हैंड राइटिंग पर एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसी ट्रिक को इस टॉपर बच्चे ने आजमाया है, ठीक है, और अप्लाई किया अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो अगर आपकी लिखी हुई ऐसी कॉपी किसी भी एग्जामिनर के पास, किसी भी टीचर के पास जाती है तो अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा तो वो पिघल जाएगा और आपको पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये बच्चा कम कॉपी लेकर बहुत अच्छा नंबर लाया है। बाकी मैंने बहुत सारी कॉपी चेक की, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो उसके नंबर जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, सभी के नंबर यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन इन्होंने क्या कमाल किया, ये एक टॉपर बच्चे की कॉपी है। लाइव आपके सामने मैं इसका जांच करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है जिसकी सहायता से इस पूरे ये जो आंसर शीट से मैं चेक करने वाला हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आंसर शीट को जैसे हम पलटेंगे तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका आता है खंड ब, ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी का आंसर आपको ओएमआर पे देना होता है और जो क्वेश्चन की शुरुआत होती है वो आपका खंड ब से होता है। यहीं से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब भी 20 बहुविकल्पी समाप्त होता है इसके जस्ट बाद आपका आ जाता है खंड ब। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो खंड ब होता है इसमें वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं जिसके आंसर शीट पे लिखा होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने बोर्ड एग्जाम में कितना लिखा है ये मैटर नहीं करता है, आपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। आज की इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कर सकते हैं। इस बच्चे ने जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखा है ऐसे ही आपको भी कॉपी लिखना है। तो अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जल्दी से वीडियो को आप सभी लाइक कर दो, ठीक है। अगर आप 10th 12th में हो तो ये वीडियो आपके पास जरूर जाएगी, और जाएगी तो इस पूरे वीडियो को जरूर आप देख लेना। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देख ले तो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं 70 में 70 नंबर का करके आया था लेकिन रिजल्ट आता तो उनके कितने नंबर आते, 55 नंबर आते, 50 नंबर आते। 100 में 100 नंबर वाले कहेंगे कि सर मैं 100 में 100 नंबर आया था करके आए थे लेकिन जब रिजल्ट आता तो उनका 75 नंबर 80 नंबर आते हैं। यानी 20 से 25 नंबर उनके कहाँ पे कट जाते हैं, क्यों कट जाते हैं, कैसे कट जाते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि उनके 20 से 25 नंबर कहाँ पे कट जाते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं। तो सबसे पहला है प्यारे बच्चों आपका खंड ब, ठीक है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलता है। सबसे मेन जो चीज होता है वो कॉपी की शुरुआत करना होता है, ठीक है, कि आपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी की शुरुआत कैसे किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। तो यहां पर देखिए बच्चा ने किया क्या है। सबसे पहले इन्होंने डाला है खंड ब, तो इससे मुझे पता चल गया कि बच्चे ने यहां से खंड ब करना स्टार्ट किया है। खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। तो बच्चे ने किया क्या है, सबसे पहले खंड ब डाला है और खंड ब भी आपको ब्लैक पेन से डालना है। जो भी खंड कर रहे हो प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है और इस तरह से खंड ब आपको डालना है। खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, जो भी आप खंड कर रहे हो, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न है, उसे आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना है। तो यहाँ पे इस बच्चे में क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, वर्णनात्मक प्रश्न। इसके बाद गद्यांश का उत्तर लिख रहा है, तो यहाँ पे बच्चे ने गद्यांश उत्तर लिख दिया। देखो यहाँ पे देता है 21 नंबर पे कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे दे रखा है गद्यांश उत्तर, आपको ब्लैक पेन से ऐसे लिखना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या कितने का आंसर हम लिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फ्रंट वाली पेज में एग्जामिनर को चढ़ाना पड़ता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या गद्यांश उत्तर लिखने के बाद एक लाइन का गैप करना है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है आपको डाल देना है ब्लैक पेन से। इसके नीचे ब्लैक पेन से स्केल से डबल पाई खींच देनी है।
अब यहाँ पर तो इतना हो गया। अब ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है प्यारे बच्चों, इसमें आपको 2 ठो गद्यांश देता है और किसी एक गद्यांश को आपको हल करना होता है। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है कुसंग का ज्वर है और यहाँ पे हे भगवान तब के लिए विपद के लिए। तो हमें एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने किस गद्यांश को हल किया है? तो यहाँ पे बच्चे ने ट्रिक क्या लगाया है, एक संकेत दिया है। संकेत में लिखा कि कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। अब मुझे ये क्लियर हो गया कि बच्चे ने कुसंग का ज्वर जो है इस वाले गद्यांश को हल किया है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुसंग का ज्वर ये लिख दिया तो हमें ये पता चल गया। अब इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया गया, इन तीनों का आंसर हमें देना होता है। यहाँ पे पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और ये 2 नंबर का आता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे ने पहला नंबर डाला और पहले नंबर में क्या पूछा है, संदर्भ। तो यहाँ पे ब्लैक पेन से और इसके नीचे डबल पाई खींच दिया, ठीक है। और इस तरह से लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी को ब्लैक पेन से लिखा है क्योंकि हिंदी आप परीक्षा दे रहे हो इसी की, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, क्योंकि ये गद्यांश तो गद्य खंड में है, संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। तो मित्रता को किस पेन से लिखा गया है, ब्लैक पेन से, इन्वर्टेड कॉमा में, नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक को ब्लैक पेन से, इन्वर्टेड कॉमा में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो ऐसे लिखा है तो इस बच्चे को पूरा का पूरा कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों एक और इसमें देता है क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का यह भी देता है। व्याख्या किसकी करनी है, यहां से लेकर यहां तक के शब्द के नीचे इस तरह की रेखा, इस तरह की लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना होता है। लेकिन इसको व्याख्या करने से पहले हमें हेडिंग डालना होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे, और ये कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि ये दूसरा है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर डाला गया। दूसरे नंबर पे क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके नीचे इस तरह से डबल पाई खींच दिया गया है। इस तरह से आपको भी खींचना है। और एक चीज आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, किसी भी गद्यांश को हल करो, इतना आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। इसके बाद क्या करना है, ये पूरी यहां से लेकर यहां तक की व्याख्या करना होता है। इसकी व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का मतलब बुरी संगति, ठीक है, का जो ज्वर होता है, जो मित्रता होता है, ठीक है, जो दोस्ती होता है, वो सबसे खतरनाक होता है। यानी कुछ शब्दों को अपने शब्दों में बनाकर लिखना होता है। तो यहाँ पे बच्चे ने पूरा का पूरा इस तरह से लिखा है और ये पूरा का पूरा सही लिखा गया है। तो इसका भी बच्चे को कितना नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर मिल गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे देता है कि उपयुक्त गद्यांश में सतसंगति की क्या विशेषता बताई गई है। इसका आंसर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखा गया है और यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पे तीसरा नंबर यहाँ पे डाला गया, ठीक है, कि उपयुक्त गद्यांश में सतसंगति की क्या विशेषता बताई गई है। इसका जो आंसर होता है आपको इसी में से मिल जाता है। यानी कि यदि आपकी संगति बुरी होगी, देखो संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर संगति बुरी होगी तो आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा है कि उस दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, ठीक है। देखो किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो इसका आंसर आपको इसी तरह लिखना है कि यदि युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, यदि संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। यानी संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है और इसका बच्चे का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी नंबर नहीं काट सकते हम। हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखना है ये भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद अथवा आ जाता है, तो आप चाहे इसको करिए चाहे आप इसको करिए। तो बच्चे ने इसको किया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर में कि निम्नांकित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसके भी नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों क्वेश्चन ये 6 नंबर का है, 2-2 नंबर का आया हुआ है। तो यहाँ पे है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। कैसे लिखना है ये नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे ने किया क्या है, सबसे पहले पद्यांश उत्तर लिख रहा है, तो पद्यांश उत्तर यहाँ पे लिख दिया है। प्रश्नोत्तर संख्या 22 कर रहा है तो 22 लिखा गया है और इसके नीचे इस तरह से पाई खींचा गया। हमने बताया संकेत आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि इसने किया है। तो हमें ये पता चल गया कि बच्चे ने इस पद्यांश को हल किया है। अब इसमें पहला क्या है,
उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे संदर्भ हमें लिखना है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर डाला गया है। ठीक है, पहला है तो पहला यहाँ इस तरह से डालना है संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से नोटेड कामों में के पद्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक जो है उसे ब्लैक पेन से नामक शीर्षक से लिया गया है। और इस पाठ के कवि, अब देखिए हम गद्यांश में लेखक लिखते थे लेकिन पद्यांश में हम कवि लिखेंगे, सूरदास जी हैं। ये बिल्कुल सही लिखा गया है और इसका 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान देना कि एक प्रश्न को हल करने के लिए 2 से 3 लाइन का गैप कर देना, इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि इसके बाद बच्चे ने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है। यदि हैंड राइटिंग पुअर है तो आपको ट्रिक क्या लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे प्रस्तुत लिखा गया है और यहाँ पे पद्यांश लिखा गया है, तो इन दोनों के बीच में बच्चे ने पेन की मोटाई इतना गैप किया है, आपको भी करना है। और फर्स्ट 2 से 3 पेज में बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं और उन्हें पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। ऐसे में वो क्या करते हैं, शुरू के अगर 2 से 3 पेज आपको अच्छा दिख गया उनको और उस पर अच्छा नंबर दे दिया, तो समझ जाएंगे कि पढ़ना बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा है, और उसी के हिसाब से आपको पूरे कॉपी में एवरेज नंबर देते चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसका 2 नंबर मिल गया। अब यहाँ पे है, ये देखो दूसरा देखा कि पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों के नीचे इस तरह की रेखा, इस तरह की लाइन खींचेगी, इसी की व्याख्या हमें करना है। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि चरण कमल वंदो हरिराई, मैं प्रभु के उस कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा मात्र से। इतना लिखने के बाद आपको ये पूरा लिख देना है। लेकिन लिखना कैसे, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे दूसरा नंबर डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको लिखना है। ठीक है, और इसके बाद इतना शब्द आपको जरूर लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि, ठीक है, मैं उस ईश्वर भगवान की कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये चलने लगता है, आगे नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो हर एक एग्जामिनर पलट कर देखता है कि आपने आगे लिखा है कि नहीं, तो ये जो है बिल्कुल सही लिखा गया है और इसका पूरा का पूरा 2 नंबर इसको मिल गया। अब इसके बाद एक इसमें क्वेश्चन देता है इस तरह से कि चरण कमल वंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर डाला गया है और नेक्स्ट पेज पे लिखा गया कि चरण कमल वंदो हरिराई जो है इसमें आपका रूपक अलंकार है। या तो आप सीधे तीसरा नंबर डालकर रूपक अलंकार भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे में आपका समय भी बचेगा। अब इसके बाद अगर आपको ये नहीं आता तो एक अथवा देता है, पद्यांश भी 2 देता है। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर देता है। और 23 नंबर नेक्स्ट देता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 2 ठो संस्कृत गद्यावतरण देता है जिसमें से आपको किसी एक को लिखना होता है, जो आपको आता वो आप लिखिए। देखिए बच्चे ने क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे ने लिखा है सबसे पहले संस्कृत गद्यांश उत्तर। ठीक है, बहुत अच्छा है, ऐसे लिखो आप भी। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23 डाला गया है और संकेत डाला गया है कि वाराणसी सुविख्यात डैश डैश बहु प्रशंसती। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि इन्होंने वाराणसी सुविख्यात डैश डैश बहु प्रशंसती यानी कि गद्यांश नंबर पहला किया है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, 2 नंबर संदर्भ लिखने का मिलता है एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का। टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस तरह से डाला गया है, संदर्भ डाला गया, लेकिन यहाँ पे एक मिस नहीं, यहाँ पे कोई मिस नहीं है। ठीक है, संदर्भ है, इसके नीचे डबल पाई इस तरह से रहेगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण, इसमें ये ऐसे लिखा जाता है, बहुत अच्छा है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से नोटेड कामों में के संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। जिस शीर्षक से लिया गया उसे ब्लैक पेन से इस तरह से लिखा गया। अब एक क्वेश्चन करने के बाद 1, 2 और 3 लाइन का कम से कम गैप किया गया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसका जो 2 नंबर था, यहाँ पर देखो 2 नंबर देने में टीचर को आसानी हो जाता है ये गैप करने से। और गैप करने से ये पता चलता है कि बच्चे ने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है और देखने में भी सुंदर लगता है। अब इसके बाद हेडिंग डाला गया हिंदी में अनुवाद, इसके 3 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी, अच्छा से लिखा गया है, तो इसके जो है पूरे के पूरे 3 नंबर प्यारे बच्चों मिल गए, यानी 2 और 3 5 नंबर इसे पूरा का पूरा मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो 23 नंबर होता है, इसके बाद आता है आपका 24 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 24 के अंतर्गत क्या देता है, 24 में ये देता है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
2 नंबर संदर्भ लिखने का एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का। टोटल आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 ठो संस्कृत पद्यांश देता है, आपको किसी एक को हल करना होता है। तो आइए देखते हैं बच्चे ने किसको हल किया है। देखिए यहाँ पे डाला गया है संस्कृत पद्यांश उत्तर, काफी अच्छा है। और प्रश्नोत्तर संख्या 24 है तो 24 यहाँ पे डाला गया। संकेत दिया गया है तो हमें ये पता चल गया कि माता गुरुतरा डैश डैश बहुतरी त्रिणाद, यानी कि पहले वाले ही संस्कृत पद्यांश का उत्तर लिखा गया। इसमें भी आपको 2 नंबर संदर्भ लिखने का एंड 3 नंबर इसका हिंदी में अनुवाद करने का। अब यहाँ पे संदर्भ देखो कैसे लिखा गया है। संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हेडिंग डाला गया है, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद्य खंड में, उसमें गद्य खंड लिखते थे, इसमें पद्य खंड में संकलित जीवन सूत्राणी, इसे ब्लैक पेन से लिखा गया, इसके शीर्षक को नामक पाठ से लिया गया है। ये भी बहुत करेक्ट लिखा है और बहुत सही लिखा है। इसके भी इसको पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और हिंदी में अनुवाद लिखा गया कि पृथ्वी से बड़ा माता का स्थान है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो इसका भी इसको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर टोटल मिल गए, यानी इसका भी पूरा का पूरा 5 नंबर मिल गया। अब इसके बाद देखो 25 नंबर क्वेश्चन देता है। ये देता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों से एक का उत्तर लिखिए। और ये 3 नंबर का एग्जाम में पूछता है और ये जिला वाइज होता है, अलग अलग जिले में अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती है। देखिए बच्चे ने क्या लिखा है और उसके जिले में क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ने प्रश्नोत्तर संख्या 25 डाला है, ऊपर आपको खंड काव्य लिखा जाना चाहिए था, ठीक है, और भी अच्छा लगता। और यहाँ पे कौन सा खंड काव्य किया गया, ज्योति जवाहर खंड काव्य, यानी कि इसमें कौन सा नंबर है, ज्योति जवाहर खंड काव्य, ठीक है, यानी ख का पहला है, ठीक है। एक चीज मिस है, इसमें ख डालना चाहिए और यहाँ पे पहला डालना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप भी अगर लिखना, जो भी आपके ये खंड काव्य आता है डिस्ट्रिक्ट में, आपको जो भी कर रहे हो यहाँ पे वो और यहाँ पे पहला डालना जरूरी है। ज्योति जवाहर खंड काव्य जो भी है जिसका लिख रहे वो लिखा गया है। और यहाँ पे है श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही, इसके जो रचनाकार है वो शुक्ल राही जी हैं, तो उनको ब्लैक पेन से लिखा गया है, इस चीज का ध्यान देना। और इसके जो नायक है ज्योति जवाहर के, वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। यहाँ पे कुछ हेडिंग दिया गया है, ये भी सही लिखा गया है, ये भी सही लिखा गया है, सर्वप्रिय लोकनायक। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है विश्व शांति के पक्षपोषक, ठीक है, ये भी सही लिखा गया है। नव राष्ट्र के निर्माता, ये भी सही लिखा गया है। और यहाँ पे देशभक्ति और स्वाधीनता सेनानी, ठीक है, ये भी सही लिखा गया है। और इस बच्चे को पूरा का पूरा जो है 3 नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों, 3 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। देखो एक पेज आपको लिखना है खंड काव्य, ठीक है, एक पेज, यानी कि इसकी जो वर्ड लिमिट होगी लगभग 100 से 120 होनी चाहिए। तो इतना लिखा है, एक पेज आगे लिखा था और इसके पीछे इतना लिखा है, पूरा का पूरा 3 नंबर इसे मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अब ये जो आपका खत्म होता है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर आपका आता है। 26 के अंतर्गत दे रखा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का है, किसी रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर, यानी टोटल 5 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो लेखक दे रखा है जयशंकर प्रसाद है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। देखते हैं बच्चे ने किसका लिखा है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पे लिखा गया सबसे पहले लेखक परिचय, ठीक है, आपको भी ये लिखना है लेखक परिचय, कभी परिचय लिख रहे हो तो कभी परिचय, ठीक है। लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26, यहाँ पर नीचे पाई देना शायद भूल गया होगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जिसका भी लिख रहे हो वो चीजें लिखो। और ये कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे, तो यहाँ पहला नंबर आपको इस तरह से डालना है, ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा कर दो दूसरा, जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ पर देखो लिखने का ये बिल्कुल नया तरीका वाला फॉलो किया बच्चे ने, ठीक है। इस तरह से लिखा गया संक्षिप्त परिचय, और यहाँ पे नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम श्री देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं लहर झरना, मृत्यु। और इसी चीज को एग्जामिनर सबसे ज्यादा फोकस करता है और ये बिल्कुल ट्रेंड तरीका है लिखने का, बहुत अच्छा लिखा गया है। यहाँ पे जीवन परिचय, इसके नीचे भी डबल पाई होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये चीजें सबसे प्रमुख है, छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, ऐसे आपको भी लिखना है। जैसे आप लिख रहे हो महादेवी वर्मा का, तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी। और जैसे आप
किसी ऐसे सुमित्रा नंदन पंत का लिख रहे हो तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का, ठीक है। और जैसे मैथिली के शरण गुप्त का लिख रहे हो तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म। ऐसे लिखोगे तो उसमें और भी ज्यादा चार चांद लग जाएगा और टीचर जान जाएगा कि बच्चा बहुत जानकार है। यहाँ पे देखो छायावाद के प्रमुख कवि, ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है। और इनके जन्म को ब्लैक पेन से लिखा गया है, इनके पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से लिखा गया है, इनके माता जी के नाम को ब्लैक पेन से लिखा गया है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर इस तरह से इतना लिखा गया है। इनकी कुछ प्रमुख मतलब कि जितने भाषाओं का अध्ययन किया था उसे ब्लैक पेन से, और इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद इसका केवल 3 नंबर मिलता है पूरा जीवन परिचय आगे से लेकर यहाँ तक लिखने का। लेकिन 2 नंबर के लिए आपको जैसे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं 1-2 रचना का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ने कई रचनाओं के नाम लिखा है, सिर्फ 2-3 रचना के नाम आप लिख दोगे तो बहुत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नाटक कुछ लिख दिया है, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य इत्यादि। तो आपको 1 से 2 का लिखना होता है, 1 ही पूछा जाता है और ये बिल्कुल करेक्ट तरीका है लिखने का। और इस बच्चे को पूरा का पूरा यहाँ पे कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद आपका क्या देता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे देता है ख नंबर, ठीक है, 26 का ख, कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर। यहाँ पे सूरदास है, तुलसीदास जी है, महादेवी वर्मा जी। देखते हैं बच्चे ने किसका लिखा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे ने सबसे पहला कवि परिचय डाला है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए कवित्री परिचय, क्योंकि महादेवी वर्मा क्या है? महिला है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन सही है कवि परिचय है तो कवि परिचय लिख रहा है, क्योंकि ये भी एक तरह से कवि की ही श्रेणी में आती है। यहाँ पे है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख। अब देखिए यहाँ पे 26 ख दिया गया है केवल, लेकिन बच्चे ने क्या लिखा? 26 का ख, तो हमको ये आसानी हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख। अब जिसका भी लिख रहे महादेवी वर्मा, तो यहाँ पे है, इसके नीचे पाई होना चाहिए। और यहाँ पे किस नंबर पे है महादेवी वर्मा जी? 3रे नंबर पे। यहाँ पे डाल दोगे तो और अच्छा लगेगा। और ये भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट तरीका। और मैंने बहुत सारे बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करा तो सभी बच्चे लगभग ऐसे ही लिखे हुए थे, ठीक है। तो ऐसे आपको भी लिखना है, जैसे यहाँ पे नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक, रचनाएं, मृत्यु, अच्छा है। जीवन परिचय हेडिंग डाला गया, इसके नीचे भी डबल पाई होनी चाहिए। अब इनका देखो, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म, जन्म को ब्लैक पेन से, इनके जो है पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से, माता जी के नाम को ब्लैक पेन से, कुछ जहाँ पे इंपॉर्टेंट शिक्षा उच्छा हुई थी उनको ब्लैक पेन से। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखिए इन्होंने नेक्स्ट पेज पे इस तरह से लिखा है कि उच्च शिक्षा जहाँ पे प्राप्त की थी उसे ब्लैक पेन से। इनके जो पति है रूपनारायण वर्मा, उनको ब्लैक पेन से, ठीक है। क्या रही? इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई थी प्रयागराज में, इसको भी ब्लैक पेन से। इतना लिखने का पूरा वहां से लेकर यहाँ तक 3 नंबर मिलते हैं। एंड 2 नंबर के लिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं याद हो तो आपको 2-3 लिख देना है। इतना यहाँ पे लिखा गया महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं, यामा, निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांदगीत, गिल्लू इत्यादि। ये बिल्कुल करेक्ट तरीका है और इस बच्चे को पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाता है। यहाँ पे इसका भी 5 नंबर क्लियर हो गया पूरा पूरा। एंड इसके बाद अब यहाँ पर देखिए 27 नंबर देता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का पूछता है और वही श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना पूछा गया। देखते हैं क्या लिखा गया, कैसे लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 27 डाला गया है। श्लोक लेखन लिख रहा है बच्चा, तो श्लोक लेखन डाला गया है। अब यहाँ पे एक श्लोक लिखा गया इस तरह से और ये 2 नंबर का आता है, ठीक, सही सही बिल्कुल लिखा गया है। इस बच्चे को इसका पूरा का पूरा 2 नंबर मिल गया, ठीक है, इसका भी 2 नंबर क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अति आवश्यक कार्य हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये प्रार्थना पत्र लिखने के लिए 4 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। आपको 2 ठो देता है, ये आता है तो ये करो, ये आता है तो आपको ये करो, ठीक है। देखते किसका बच्चे ने किया है। अब देखिए पत्र लेखन के लिए सबसे पहले ऊपर पत्र लेखन डाला गया, बहुत अच्छा है। प्रश्नोत्तर संख्या 28 डाला गया है। यहाँ पे सेवा में डाला गया, ठीक है। सेवा में लिखने के जस्ट बाद कामा लगाना है और कामा के जस्ट जहां पे अंत होता है वहीं से श्रीमान प्रधानाचार्य आपको लिखना है। ये कहाँ के प्रधानाचार्य है? HBI कॉलेज रामपुर प्रयागराज के हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और एक जो इसमें सबसे ज्यादा 4 चांद लगा देता है वो विषय। विषय जो होता है सेवा में के जस्ट नीचे होता है, बहुत अच्छा लिखा गया है। विषय को ब्लैक पेन से लिखना। आकस्मिक अवकाश हेतु
प्रार्थना पत्र, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद सेवा में के जस्ट नीचे महोदय होता है और महोदय के जस्ट बाद कामा लगा होता है, और ये जहां से कामा खत्म होता है वहीं से सविनय निवेदन है कि। इतना आपको पूरा पूरा बातें लिखना है जो चीजें हो गई है। उसके बाद अगर आप अतः आपसे विनम्र निवेदन है जब लिखोगे तो आपको चाहे यहां पर भी ये खत्म क्यों ना हो, आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है और आगे कुछ लाइन आपको इस तरह से छोड़ देना है, ठीक है। कि 2 दिन आकस्मिक अवकाश देने की कृपा करें, और आपको दिनांक इस तरह से, दिनांक नहीं लिखा है बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप सिर्फ पैटर्न बता रहे हो। आपका आज्ञाकारी से नाम नहीं लिखा जाता है, क ख ग घ लिख देना, कक्षा जो भी हो आपको लिख देना। और जब भी दिनांक लिखेंगे ना तो आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए दिनांक लिखने का। जैसे यहाँ पे है, मैं बताता हूँ कि जैसे आपको कोई भी दिनांक है तो आपको इस तरह से 18 फरवरी जो भी सन चल रहा है उतना लिखना है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये नहीं कि महीना डाल दें, तो ऐसे लिखो। और देखो एक चीज आपको मैं बताऊं कि आपको जीवन पर्ची लिखने के लिए, पत्र लेखन लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए आपको हर समय नया पेज लेना है और प्रत्येक खंड को नए पेज से आपको शुरू करना है, ठीक है। यहाँ पे पत्र लेखन, अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर भी खत्म होता है उस पेज पर, लेकिन पत्र लेखन जब भी लिखेंगे तो हमें नए पेज से लिखना है। कोई भी खंड लिखेंगे तो हमें नए पेज से लिखना है। इस तरह से लिखा गया है। और ये प्यारे बच्चों कितने नंबर का, ये देखो ये 4 नंबर का है और ये बहुत सही तरीका है। तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 4 नंबर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है 29 नंबर आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 1+1 है, यानी कि 1 प्रश्न का दोगे आंसर तो 1 मिलेगा, 2 का दोगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि 4 का दे देंगे तो 4 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, केवल 2 का ही देना है। देखते हैं बच्चे ने किसका आंसर दिया है नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 29 में 29 डाला गया है और यहाँ पे किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है चौथा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिसका भी करो, जैसे तीसरा कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, तो यहाँ पे डाल दो। अब यहाँ पे चौथा डाला बच्चा, तो हम सिर्फ चौथे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या है, चंद्रशेखर कह आसित, तो यहाँ पे है, अब इसका आंसर है चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, बहुत सही है और इसका 1 नंबर इसको मिल गया। अब यहाँ पे है दूसरा, ठीक है। ये डालने से ये पता चलता है कि हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लिखे हो। ऐसे देखेंगे कि दूसरा क्या है, बीरह केन पूज्येत, तो बीरह बिरेड़ पूज्येत, ये भी सही है और इसका भी इसको 1 नंबर मिल गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है। ये दे रखा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी विषय पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे भारत में आतंकवाद का कारण निवारण, ठीक है, बहुत सारे निबंध लिखे। देखिए बच्चे ने किसका लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा क्या गया है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा गया है निबंध लेखन, ठीक है। निबंध लेखन के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 30 डाला गया है और किस पे लिखा गया, मोबाइल वरदान एवं अभिशाप, यानी इसका जो लास्ट है ये मोबाइल वरदान एवं अभिशाप, इस पर निबंध लिखा गया है। तो ये टाइटल आपको डालने के साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया गया उससे लिखना और ये किस नंबर पे ये जरूर डाल देना, ठीक है। डालो चाहे मत डालो, लेकिन ये भी लिखा सही तरीका है। सबसे पहले रूपरेखा बच्चे ने डाला है, इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे ने कितने हेडिंग के अंतर्गत इस पूरे निबंध को कवर किया है। 7 नंबर का पूछता है, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और इसके बाद प्रस्तावना डाला गया है, इसके अर्थ को ब्लैक पेन से लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे सुविधाओं का खान इसे बताया गया है मोबाइल फोन को, ये भी सही लिखा गया है, ठीक है। और ये भी सही लिखा गया है और ये भी सही लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी सही लिखा गया है, जीवन शैली का अटूट अंग, इसे भी अच्छी तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखा कि मोबाइल के दुष्परिणाम क्या क्या है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग है उपसहार लास्ट हेडिंग है, ठीक है। इस तरह से लिखा गया कि मोबाइल खुद में बुरा नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है। ये भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है और ये बोर्ड एग्जाम में इनके 7 नंबर का पूछा है, पूरा का पूरा 7 नंबर मिल गया इनको। और एक चीज आप ध्यान देना, पूरा का पूरा नंबर इस बच्चे को मिला है। और जितने भी आप कॉपी लिख रहे हो लगभग पेज पर आपके रोल नंबर होने चाहिए, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी आपकी कॉपी फाड़कर दूसरे बच्चों में लगा दी जाती है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ हो जाए तो क्या करोगे, आपकी कॉपी खो जाती है तो आपके रोल नंबर के द्वारा मिलान की जाती है, ठीक है। जितने भी A+B+C कॉपी ले उस पर रोल नंबर जरूर लिखो। ये पूरी की पूरी ऐसे लिख कर आओगे तो एग्जामिनर जिस भी विचारधारा को वो आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।